नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 9 जून का करंट अफेयर्स। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एक पेड़ माँ के नाम। ऑप्शन बी पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ। ऑप्शन सी एक पेड़ एक व्यक्ति। ऑप्शन डी पर्यावरण रक्षा जीवन रक्षा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एक पेड़ माँ के नाम। विश्व पर्यावरण दिवस मैंने आपको बताया था 5 जून को मनाया जाता है और इसके बारे में 6 जून के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके 6 जून का आप करंट अफेयर्स जरूर देख लें, जिसमें हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसको हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मिलता है। और ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। ऑप्शन बी डॉक्टर ऊषा किरण खान। ऑप्शन सी डॉक्टर सूर्यवाला वर्षा। ऑप्शन डी कृष्ण प्रकाश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कृष्ण प्रकाश। ये एक आईपीएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में है ये सुपर कॉप। इनके नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनके कई 2 रिकॉर्ड नाम हैं। तो ये मतलब फेमस है, इन्हीं को ये अवार्ड मिला है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार। ठीक है, बाकी ये जो तीनों हैं इनको भी ये पुरस्कार मिल चुका है। 2017 में रमेश चंद्र शाह को, 18 में उषा किरण खान को और 19 में सूर्यबाला वर्षा को। आप इसका ध्यान रखिएगा। कृष्ण प्रकाश जी का आईपीएस ऑफिसर है महाराष्ट्र में और इनको ये हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार इस बार मिला है 2024 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में किस संस्थान को भारत में प्रथम स्थान मिला है? अगर हम भारत में प्रथम देखें तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आईआईएससी बेंगलोर। ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर। ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे और ऑप्शन डी आई दिल्ली यूनिवर्सिटी। का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे। ये भारत में फर्स्ट है, इंडिया में फर्स्ट। अगर वर्ल्ड में देखें हम तो 118। ठीक है, और इसके बाद जो आ जाता है वो कौन सा आता है? आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली दूसरे स्थान पे है, सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, इंडिया में। और फिर आता है आपका आईआईएससी बेंगलोर थर्ड पे और आईआईटी खड़गपुर फोर्थ पे। तो इसको भी याद रखिएगा। और ये क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग है, ये कौन निकालता है? ये जो क्यूएस है, क्वैकरेल एक वो है संस्थान, क्वैकरेल। क्वैकरेल सिमंस, ये एक क्या है? हायर एजुकेशनल जो है फर्म है, एजुकेशनल फर्म। ये क्या करती है? एनालिसिस करती है सभी यूनिवर्सिटीज़ का, सबका, कि क्या इनका एक स्तर रहा है एजुकेशन का, उससे आउटपुट का इनपुट का दोनों का एक आकलन करती है और उसके हिसाब से रैंकिंग निकालती है वर्ल्ड लेवल पे। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे टॉप पे देखें, वर्ल्ड नंबर 1 कौन है? मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स के बारे में आपने सुना होगा, एमआईटी, जो कि अमेरिका में, यूएसए में। ये हमेशा मतलब 13-14 साल से यही टॉप पे आ रही है, तो अब की बार भी पहले नंबर पे यही है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा है? निर्यात गंतव्य मतलब हमारा किससे ज़्यादा एक्सपोर्ट रहा है। अगर एक्सपोर्ट में कम हमें बेनिफिट होगा क्योंकि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं दूसरे देशों में। तो अगर इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए है नीदरलैंड। ऑप्शन बी यूएसए। ऑप्शन सी यूएई और ऑप्शन डी फ्रांस। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यूएसए। यूएसए हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट गंतव्य है। इसके बाद आता है हमारा यूएई और यूएई के बाद हमारा आता है आपका नीदरलैंड। एक क्रम है, याद रखिएगा।
ये तीनों ही हमारे क्या हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे एक्सपोर्ट में हमारे डेस्टिनेशन है सबसे लार्जेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय शोधकर्ताओं ने किस राज्य में एक विशेष प्रकार की नीले रंग की चींटी जिसका वैज्ञानिक नाम है पैरापैराचिन नीला की प्रजाति की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक वैली है सियांग वैली, सियांग वैली। इसमें ये ईस्टर्न जो आपका हिमालय है, जो अरुणाचल प्रदेश है वो ईस्टर्न हिमालय में पड़ता है। तो ईस्टर्न हिमालय में जो सियांग वैली है उसमें ये पाई गई है नीले रंग की चींटी, जिसका जो साइंटिफिक नाम है वो है पैरापैराचिन नीला। इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि साइंटिफिक नाम पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है? स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का मतलब है कि इंडिजीनियस है, हमने खुद उसको ईजाद किया, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, हमारे देश की ज़रूरतों के अनुसार, यहाँ की जो कंडीशन है, यहाँ की जो पॉल्यूशन का स्तर है उसके हिसाब से। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका जो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अब इसको आपको इससे जानना है क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है, एक हम सिस्टम बना रहे हैं, एक मॉनिटरिंग सिस्टम, एक टेक्निकल चीज़ बना रहे हैं, तो इसमें हमें आईटी की भी चाहिए क्योंकि डाटा भी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए। इसलिए ये किस मिनिस्ट्री में बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में। ये इसको याद करने का एक मतलब सेंस लगाने का कि क्यों हमें इसी ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, इससे हम अपने यहाँ इंडिजीनियस बनाया है, ये बड़ी बात है क्योंकि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी चीज़ें बनाएंगे, उससे हम आगे जाके उसको अलग स्तर पे ले जाके उसका हम विश्व स्तर पे लोगों की हेल्प कर सकते हैं टेक्निकल स्तर पे। जिससे क्या होता है, कोई भी देश जब दूसरे देश की टेक्निकल हेल्प करता है या टेक्नोलॉजिकल हेल्प करता है तो उसका कद बढ़ता है, विश्व स्तर पे उसका जो है महत्व बढ़ता है और संबंध भी बेहतर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर वर्ष किस दिवस पर दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 7 जुलाई, ऑप्शन बी है 7 जून, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 7 सितंबर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 7 जून। 7 जून को मनाया जाता है ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अब ये 2024 वाला मनाया गया है। हर एक जो डे बनाया जाता है उसकी एक थीम होती है, तो इसकी भी एक थीम है। थीम क्या है? फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वॉर चल रहा है, कभी कुछ वॉर हो रहा है, कभी कुछ क्लाइमेट का फर्क पड़ रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि खाद्य सुरक्षा में बड़ी समस्या आ रही है, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो इसलिए इसको अब की बार हमने रखा है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, थीम का नाम। अब इसकी जो स्थापना है, मतलब कैसे होती है, इसको कैसे हमने लेके आए, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है ये 7 जून 2019 में प्रारंभ हुआ। यूएन की जनरल असेंबली के बारे में, यूएन जनरल असेंबली ने इसको रेजोल्यूशन पास करके लेके आए और तभी से 7 जून 2019 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसको लेड कौन करता है कि भाई कैंपेन है होता है इसका, तो लेड कौन करता है? ये डब्ल्यूएचओ करता है और एक करता है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों ही क्या है? यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, स्पेशलाइज एजेंसी, तो ये ध्यान रखिएगा यूएन की है। ठीक है, इन्हीं का ये काम होता है। अगर हम इनके बारे में जान लें, डब्ल्यूएचओ, इसकी जो स्थापना हुई 1948 में हुई है और 7 अप्रैल को हुई थी, इसलिए इस दिन हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। और एफएओ जो है वो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 16 अक्टूबर को है, 16 अक्टूबर।
1945 1945 में ये बनाया गया था। ठीक है। और वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ये भी याद रखिएगा। अब अभी वर्ल्ड हेल्थ डे क्या निकल चुका है, तो इसकी हम अगर हम थीम देखें तो इसकी जो थीम थी वो है माई हेल्थ माई राइट। इसके बारे में वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर को, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब वो आएगा। लेकिन अभी जो है आपको वर्ल्ड हेल्थ डे की मैं 2024 वाले की बता रहा हूँ थीम, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है। ये कुछ इसके बेसिक नॉलेज थी इसके बारे में, जो हमको वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे से रिलेटेड जाननी चाहिए थी, तो मैंने आपको बता दी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT के नए कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राकेश मोहन जोशी, ऑप्शन बी मनोज कुमार, ऑप्शन सी विपुल गोयल, ऑप्शन डी माधवी लता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए राकेश मोहन जोशी। राकेश मोहन जोशी को अभी कुलपति नियुक्त किया है IIFT का। अब ये IIFT है क्या? ये IIFT जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑटोनोमस है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है इसे। अब इसका काम क्या है? एक्चुअल में काम ये है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड या बिजनेस है, उसके बारे में रिसर्च करना है। भाई हम रिसर्च करेंगे कैसे हम अपने यहाँ के इंडिया के ट्रेड और बिजनेस को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें, बढ़ा सकें इंटरनेशनल लेवल पे। हमें तो इंडिया का ट्रेड क्या करना है, बूस्ट करना है। तो उसी के लिए हमें क्या करना है, रिसर्च करना है। और इसी का ये काम करता है AIFT, जो कब स्थापित हुआ था? 1963 में स्थापित हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 81 जो है 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA 2025 जो है वार्षिक आम बैठक की आज मेजबानी कौन सा देश करेगा? IATA की 2025 में जो आम बैठक होने वाली है, वार्षिक जो होती है ईयरली, उसकी कौन मेजबानी करने वाला है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी इंडिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इंडिया। अब की बार इंडिया इसकी मेजबानी करेगा 2025 के 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की जो बैठक है। अब ये IATA है क्या, काम क्या है इसका? जो IATA है ये क्या करता है कि जो भी हमारे वर्ल्ड एयरलाइंस हैं, एयरलाइंस की जो एक्टिविटी है उनको क्या है, ट्रेड है, उनकी टिकटिंग है, सब कुछ है, उसका एक एसोसिएशन है आपस में। कई एयरलाइंस हैं 312 के समथिंग, उनमें क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है, एक प्राइस फिक्सिंग करना, भाई प्राइस फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट की एक एजेंसी है वो काम कर रही है इसमें एयरलाइंस में, वो घाटे में जा रही है, प्राइवेट कंपनी सस्ते में अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं, और वो अपना एक स्तर पर रख रहा है तो उसकी टिकट ही नहीं बिक रही, उसका ट्रेड, उसका मतलब एयरलाइन का वर्क ही नहीं चल रहा, उसकी इनकम ही नहीं हो रही। तो इसलिए एक फेयर कंपटीशन रहे इसके लिए प्राइस फिक्सिंग और भी कुछ आपस में नॉर्म्स बनाना, कुछ एग्रीमेंट करना, ये सब क्या है, ये करता है IATA। ठीक है। तो इसलिए इसका ये इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा इसका कि ये कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इंडिया में 2025 वाला 81वां। अब कुछ न्यूज़ है वो देख लेते हैं। एक प्रख्यात कवि हैं सिद्धलिंग पट्टानासिटी, उनको एक पुरस्कार मिल रहा है गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार, ये 2024 वाला। और ये बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है। ये गुडलेप्पा हल्लीकेरी कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी है, इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया गया जाता है हर साल। तो 2024 वाला मिल रहा है सिद्धलिंग पट्टाना सेट्टी को। ठीक है। अगर हम एक अगला खबर देखते हैं, वॉल्वो कार्स दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया है इन्होंने। अब ये EV पासपोर्ट जो है, बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया है, ये है क्या? क्या होता है कि कोई भी कार है, EV है, अब वो EV है मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो उसका जो प्रोडक्शन हुआ है,
तो प्रोडक्शन में जो जो मटेरियल लगा है उस मटेरियल की जो फर्स्ट है, कहाँ से वो क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन, उसमें जो एमिशन है कि भाई को कितना पॉल्यूशन एमिशन कर रहा है, ठीक है, एमिशन सॉरी, पॉल्यूशन एमिट कर रहा है, तो ये एमिशंस है या उसके जो उसमें कार्बन फुटप्रिंट है, वो सब की जो एक गणना होगी कि भाई कैसे पता चले कि ये एक्चुअल में एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एक्चुअल में ईवी के नॉर्म्स पे टिका हुआ है कि नहीं। तो वो सारी डिटेल हैं एक क्यूआर कोड के रूप में हर गाड़ी के क्या है, खिड़की में एक साइड में लगी होंगी, ड्राइवर सीट पे साइड में। तो ड्राइवर साइड की जो खिड़की होगी उस पर वो लिखा होगा क्यूआर कोड, उसमें आप स्कैन करके पता कर सकेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि इसका जो ओरिजिन हुआ है प्रोडक्ट का, जो इसका कच्चा माल है, सब कुछ ये कैसे हुआ है और ये क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली है जिस प्रकार से कंपनी बता रही है। तो इसलिए ये वॉल्वो ने पहली बार स्टार्ट किया है, उनका एक नया मॉडल आएगा EX90 है, उसमें इस वाले क्यूआर कोड को डाला जाएगा जिससे आप उसके ओरिजिन पॉइंट्स हर मटेरियल का, एक एक मटेरियल का जान सकेंगे। ठीक है, चलिए आज हम जो यूएन का अगला ऑर्गन जो है, सिक्स्थ ऑर्गन हमारा लास्ट रह गया था, जनरल असेंबली, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है जनरल असेंबली, इनका जो स्थापना हो रहा है वो 1945 के चार्टर से ही हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, यूएन के जितने भी हैं 193 मेंबर्स इसमें रहते हैं। ये क्या करते हैं, मेन काम क्या है इसका, ये जो मेन बॉडी है यूएन की, जो पॉलिसी मेकिंग करती है, रिप्रेजेंटेशन देती है, किसी भी कंट्री को अपनी बात रखने का मौका देती है। ठीक है, यूएन का मेन ऑर्गन है ये। अब इसमें क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, वो हर साल चुना जाता है, 1 ईयर के लिए होता है। चुनता कौन है, यही जनरल असेंबली चुनती है उसे। इसमें क्या दो तरह के वर्क होते हैं, एक 2/3 मेजोरिटी से होता है कोई भी फैसला, इसके कई कमेटियां होती हैं लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ चीज़ें हैं बेसिक, जैसे मेजोरिटी, अब 2/3 मेजोरिटी कहाँ चाहिए, पीस में चाहिए, पीस एंड सिक्योरिटी। अभी जैसे यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, गाजा वाला चल रहा है, तो ये सब इनमें क्या होगा, पीस एंड सिक्योरिटी में कोई भी फैसला लेना होगा तो 2/3 मेजोरिटी से लेंगे। ठीक है, न्यू मेंबर की एंट्री करनी है तो न्यू मेंबर की एंट्री के लिए ये 2/3 मेजोरिटी चाहिए। बजटरी लोकेशन है कोई कि भाई कुछ बजट में कुछ चेंज करना है, तो बजटरी मैटर्स पे भी क्या करते हैं, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अब सिंपल मेजोरिटी में क्या है, नॉर्मल कोई भी, कोई अपना मुद्दा है, कहीं वायलेंस हो रहा है किसी देश में, कोई भेदभाव हो रहा है किसी कम्युनिटी के प्रति या कुछ भी इस टाइप का कुछ है, तो ये सिंपल मेजोरिटी से होता है। ठीक है, तो ये इसकी जो सिंपल कुछ जनरल असेंबली से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है सीधे के सीधे, कितनी इसमें सदस्य हैं, इसमें प्रेसिडेंट कितने साल के लिए रहता है, और ये कब किसके तहत बना था, 1945 के चार्टर एक्ट के तहत बना था। दो तरह की इसमें मेजोरिटी होती है, 2/3 और सिंपल। ठीक है, इसी के इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उन तक ये ऑथेंटिक और अच्छा रिसोर्स जो है पहुँचे और वो अपने एग्ज़ाम में सफल हो सकें। इसका हम PDF भी उपलब्ध कराएंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसका PDF भी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।